नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर संभल से है। आज कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट नेत्र वसंत के अंतर्गत अद्वंतकारी मोतियाबिंद मुक्त ग्रामों का अभिनंदन तथा ग्राम प्रधानों व प्रशिक्षित आशा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट नेत्र वसंत जनपद संभल में जुनावाई ब्लॉक में शुरू किया गया था। ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य परियोजना, जिसे आपको बता दें कि चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट के और साथ ही फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग एवं साइट सर्वर्स और इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है और CL गुप्ता नेत्र संस्थान मुरादाबाद के द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस परियोजना की शुरुआत जून 2025 में की गई, जिसका लक्ष्य था घर घर जाकर प्राथमिक नेत्र जांच के माध्यम से आंखों की जांच करना एवं नेत्र जांच शिविरों का आयोजन करना। क्या प्रोजेक्ट कब से संचालित हो रहा है? प्रोजेक्ट नेत्र वसंत गत वर्ष जून में आरंभ हुआ था। CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट की डॉक्टर शिखा गुप्ता जी की ओर से, और इसमें जो चोलामंगलम है और साइट सेवर्स इंडिया है, इन दो जो संस्थाएं हैं, इनका सहयोग रहा। जनपद संभल के सभी 670 ग्राम पंचायतों को मोतियाबिंद से पूरी तरह से मुक्त करने के उद्देश्य के साथ आरंभ हुआ। अभी हमने जुनावाई ब्लॉक, जो राज्य सरकार का नीति आयोग, राज्य सरकार का एस्पिरेशनल ब्लॉक है, उसको हमने लिया शुरू में और 35 गांवों को मोतियाबिंद मुक्त किया, जिसमें 21,000 से अधिक लोगों की हमने स्क्रीनिंग की है और 1842 लोगों का हमने ऑपरेशन किया है, उनकी सर्जरी की है, उनको मोतियाबिंद से मुक्ति दिलाई है। और इसमें हमारी आशा दीदियों ने और प्रधान जी लोगों ने बहुत सहयोग किया, क्योंकि आप भी ग्राउंड वर्कर हैं, जमीनी स्तर पे काम करते हैं। आज इनका अभिनंदन समारोह है और मैं अपील करूंगा मेरे सभी जनपद संभल के ग्राम प्रधान जीगण से और हमारी सभी आशा दीदियों से कि वो पूरी तरह से CL गुप्ता इंस्टीट्यूट की ओर से जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इसमें पूरी तरह सहयोग करें और अपने आसपास में जो भी हमारे ग्रामीण हैं मोतियाबिंद से पीड़ित हैं, उनको 100% इस बच सकने वाली अंधता से मुक्ति दिलाएं। खबर सीतापुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा नागरिक जन सामान्य द्वारा दी गई प्रत्येक सूचना को गंभीरता से लेते हुए उस पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 11 फरवरी 2026 को रात लगभग 9 बजे थाना स्थानीय पर सूचनाकर्ता तौफीक पुत्र जान मोहम्मद निवासी शाह महोली, थाना कोतवाली देहात, जनपद सीतापुर के द्वारा जरिए दूरभाष पुलिस को सूचना दी गई कि उनके चाचा इस्लाम पुत्र सिरदार व भाई तहसीन पुत्र जान मोहम्मद निवासी गढ़ ग्राम शहमूली, थाना कोतवाली देहात, जनपद सीतापुर अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से बड़ा गांव रिश्तेदारी गए हुए थे, जहां से वापस आते समय पगरोई मोड़ नहर पुलिया पर उनके गांव के ही कुछ विपक्षी गणों ने उनके चाचा व भाई का अपहरण कर हत्या कर दी थी। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारी गढ़ व थाना कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके पर खाली कार बरामद हुई है, जिसके पश्चात सूचनाकर्ता के चाचा भाई की तलाश, मामले की जांच व साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। तो ये बात प्रकाश में आई कि सूचनाकर्ता के चाचा इस्लाम व भाई तहसीन ने मिलकर अपने गांव के विपक्षी गणों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए स्वयं के अपहरण व हत्या का स्वांग रचा है, जिसके पश्चात सूचनाकर्ता के चाचा व भाई की तलाश हेतु दबिश दी गई तो दोनों व्यक्ति नानकारी नहर पुलिया के पास मिले हैं, जिनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन लोगों को गाँव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से उनकी दुश्मनी चल रही है, जिसको फंसाने के लिए दिनांक 11 फरवरी 2026 को उन लोगों ने बड़ा गांव नहर पुलिया पर अपनी स्विफ्ट डिजायर कार को रात में किनारे खड़ी करके चालक सीट पर खून फेंक कर गाड़ी की चाबी तथा मोबाइल को उसी गाड़ी में छोड़कर अपने परिवार वालों को सूचना दी कि प्रधान तथा उसके साथियों ने हम लोगों को अपहरण कर लिया है, तब वहां लोग हमारी हत्या की कर देंगे। खबर सीतापुर से है, जहां मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन।
सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अगुवाई में श्रमिक संगठनों ने किया है प्रदर्शन। मनरेगा के नाम में महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर भाजपा सरकार की गई है आलोचना। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के विकास भवन का पूरा मामला। क्या मामला है? ये मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की दुर्भावनापूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। महात्मा गांधी और इस देश में बहुत से महापुरुष हैं जो इस देश के निवासियों को रगों में है। उनकी कुर्बानी को, उनके समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता है। और इन्होंने जिस तरीके से मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया है, बेहद घृणित तो घटिया काम है। महात्मा गांधी का नाम ही नहीं हटाया मनरेगा से, बल्कि मनरेगा को पूरी तरीके से इन्होंने तहस नहस कर दिया है। मनरेगा जो एक श्रमिक के सम्मान से जुड़ा हुआ कानून था, एक्ट था, उसको उन्होंने योजना में परिवर्तित कर दिया और राज्य सरकारों के अधीन कर दिया है। और मनरेगा कोई खैरात नहीं थी। श्रमिक को उसके अपने स्थान पे, अपने निवास पे, वहीं पे रोजगार का अवसर था, स्वावलंबन से जुड़ा था, पलायन को रोक रहा था, उसके सम्मान से जुड़ा था। इन्होंने मजदूर को सिर्फ मजदूर बनने के लिए छोड़ दिया है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी लगातार पहले दिन से विरोध प्रदर्शन करे पूरे देश के अंदर। हम लोगों के द्वारा अभी पूर्व में भी लगभग महीना भर पूरे बड़ा आंदोलन किया गया था, सत्याग्रह भी एक दिन का था। आज ये दूसरा कार्यक्रम है। तमाम श्रमिक संगठनों के साथ तमाम प्रकोष्ठों के पदाधिकारी विकास भवन पे धरने पे हैं, जिनको अभी सुबह हम लोगों ने यह रवाना किया। हजारों की तादाद में लोग अभी सड़कों पे मार्च करते हुए, और यह आह्वान पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा पूरे देश को अंदर इस तरीके का आज पद यात्रा का कार्यक्रम था। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम किया गया। जनपद अमरोहा में माननीय न्यायालय परिसर की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ और चाक चौबंद बनाए रखने के उद्देश्य से श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक नौगावा सादात, नोडल अधिकारी न्यायालय सुरक्षा अमरोहा द्वारा प्रभारी निरीक्षक न्यायालय सुरक्षा एएस चेक टीम तथा डॉग स्क्वाड के साथ संयुक्त रूप से न्यायालय परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान न्यायालय परिसर के समस्त प्रवेश द्वारों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों का गहन निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड द्वारा एंटी स्टोबेस और साथ ही चेकिंग की गई। इस दौरान सुरक्षा उपकरणों की कार्यक्षमता का भी परीक्षण किया गया तथा ड्यूटीरत पुलिस बल को सतर्कता, अनुशासन एवं शिष्ट व्यवहार के साथ ड्यूटी निर्वहन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। न्यायालय परिसर में आने वाले अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया गया। अमरोहा पुलिस न्यायालय परिसर की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रूप से चालू है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां मनरेगा के नाम बदलने के विरोध में निकाली गई पदयात्रा, नुक्कड़ सभा व चौपाल पर बीजेपी सरकार को घेरा गया। गांधी जी का नाम बदलकर धर्म के नाम पर योजना की गई है, हरिशंकर त्रिपाठी जिला कोऑर्डिनेटर ने कहा। पूर्व प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी हुए शामिल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा के दौरान लगाए नारे, बांटे गए पैम्पलेट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में मनरेगा संग्राम योजना के तहत यह पदयात्रा जारी है। पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार यह पदयात्रा प्रतापगढ़ में भी चल रही है और ये जो मनरेगा में इन्होंने छेड़छाड़ करके और गांधी जी के अपमान करने का काम किया है, और गांधी जी का ही अपमान नहीं है बल्कि
मनरेगा के प्रावधान में, नियमों में भी बदलाव करके और मजदूरों के साथ, दलितों के साथ और व्यापारियों के साथ जो लोग उसमें शामिल हैं उनके साथ जिस तरह से ये गुपचुप तरीके से ये सुनियोजित ढंग से उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है। और हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि यह गांधी जी का अपमान नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। और मजदूरों को खासकर जो जिनके लिए राजीव गांधी जी ने मनरेगा की योजना चलाई थी और उस मनरेगा की योजना को असफल करने के लिए गांधी जी का नाम डाइवर्ट करके और उसको भी धर्म के नाम पर इसको चलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यह योजना उनके ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि महात्मा गांधी के नाम पर जो ये मनरेगा थी उससे छेड़छाड़ न किया जाए, इसको महात्मा गांधी के ही नाम पर करके और मजदूरों के जो हक का उसमें प्राविधान था वो लागू किया जाए। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में दिव्यांग महिला रुखसाना परेशान है। पीडब्ल्यूडी के चक्कर लगाकर भी कार्रवाई शून्य है, नोटिस पर नोटिस फिर भी काम नहीं हो रहा। हरदोई की विकलांग महिला रुखसाना को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटते काटते पीड़िता थक चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति सामने आ रही है। पीड़िता का कहना है कि वह अपनी समस्या लेकर बार बार दफ्तर पहुंचती है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी टाल मटोल करते नजर आ रहे। सबसे गंभीर बात यह है कि दिव्यांग होने के बावजूद महिला को लगातार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल उठते हैं। अब स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी व शासन से मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग की है। क्या अब भी जागेगा प्रशासन या यूं ही भटकती रहेगी रुखसाना? आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाली हैं? क्या समस्या है आवास को लेकर आपकी? आवास को लेकर कि हमको आवास मिला है, वहाँ पे हम आवास कर रहे हैं और हमको निकलने में परेशानी है। और हमने पीडब्ल्यूडी में नोटिस भेजी मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मिलने की कोशिश की आपने? हाँ मिले हैं। तो क्या आश्वासन दिया आपको? वो आते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, जो पीडब्ल्यूडी में दुकानें रखी हैं इन पर कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। तो आगे आप क्या चाहती हैं? हमको निकास दिया जाए। आपके मकान के आगे जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, जो दुकानें हैं पीडब्ल्यूडी में उसको हटाया जाए। खबर सीतापुर से है, जहां वेतन कटौती के विरोध में एनएचएम संविदा कर्मियों ने किया है जोरदार धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। लगातार हो रही समस्याओं को लेकर डीएम और सीएमओ को दिया गया ज्ञापन। सीतापुर नगर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा। महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत कबरई बांध का उच्चीकरण अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत और सबब बन गया है। जब आपको बता दें कि डब क्षेत्र में आने वाले बावजूद ग्रामगंज के साथ सिंचाई विभाग द्वारा पक्षपात का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे होने के बाद भी उन्हें योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया है। पूरा गांव डूब रहे क्षेत्र में फिर भी ग्रामीण मुआवजे से वंचित है। महोबा की महत्वाकांक्षी अर्जुन सहायक परियोजना जहां एक ओर खुशहाली का दावा करती, वहीं दूसरी ओर ग्रामगंज के बाशिंदों के लिए यहां डर और असुरक्षा का पर्याय बन चुकी है। कबरई बांध के उच्चीकरण के कारण डूब क्षेत्र में आने वाले इस गांव के ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिंचाई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है सिंचाई विभाग ने डूब क्षेत्र के चयन में भारी पक्षपात किया है, जहां पर झिरस सेबा और साथ ही गुगौरा में अलीपुरा जैसे गांव के सैकड़ों परियोजनाओं का वहां पर परियोजनाओं का लाभ उन्हें वही ग्राम प्रधान गंज के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आलम यह है कि बारिश के समय बांध का पानी घरों में घुस जाता है, जिससे जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। ग्रामीण रात भर जागकर दहशत के साए में जीने को मजबूर है।
हम जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं कि हमारा गंज गांव पूर्णतः डूब क्षेत्र में था सन 2009 से। सरकार की इतनी अच्छी महत्वाकांक्षी परियोजना को ये लोग चूना लगाने का काम करते हैं सिंचाई विभाग महोबा, जिसमें एसी महोदय ने आदेश किया कि गंज गांव का पुनः सर्वे करके 1 सप्ताह के अंदर मुझे अवगत कराएं, लेकिन विनय कुमार एक्शन साहब की जूनी रेंग रही, जो सरेआम गलत है। हम जनहित की लड़ाई लेके यहाँ से लखनऊ दिल्ली जाएंगे, इसके बाद यदि नहीं कोई सुनता तो यहाँ हम अनशन में बैठेंगे। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। लगभग कितने परिवार? लगभग 260 परिवार है। हमारे साथ 113 व्यवहार सिंचाई विभाग कर रहा है। हमारे गांव में 1172 परिवार है। हमारा पूर्णतः गांव, क्योंकि यह रोड है हमारा काली पहाड़ी से गंज संपर्क मार्ग, वो पूरा डूब रहा है, लेकिन इसके बाद भी सिंचाई विभाग हमारे साथ अन्याय कर रहा है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव को पूर्णतः डूब क्षेत्र में घोषित किया जाए, हमारे किसानों को मुआवजा दिया जाए। मेरा गांव क्या है कि डूब क्षेत्र में है, जबकि सिंचाई विभाग के द्वारा उसको टुकड़ों में कर दिया है। कुल 25% ले रहे हैं, जिसमें पूरा गांव की मांग है कि पूरा गांव होना चाहिए, क्योंकि जब बरसात में पानी भर जाता है तो जो जल जीव हैं वो गांव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण वहां पे अभी मेरी गांव की 3 भैंसें भी खत्म हो गई सर्वे काटने से, तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए क्या मांग है आप सभी लोगों की? हम लोगों की ये मांग है पूरे गांव का सर्वे कराकर पूरे गांव को विस्थापित किया जाए, ताकि आदमी अपना सही ढंग से जीवन यापन कर सके। खबर सीतापुर से है, जहां घर में मां से हुई कहासुनी के बाद नाराज होकर बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में फांसी के फंदे पर बेटी का शव, और साथ ही आपको बता दें कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जनपद के सिधौली कोतवाली क्षेत्र के नरोत्तम नगर का मामला। महोबा में खुशियों वाले घर में उस वक्त मातम पसर गया जब मजबूर पिता ने बेटी की शादी से महज 11 दिन पहले खेत में फांसी लगाकर जान दे दी। कर्ज का बोझ और फसल की बर्बादी ने कृष्णपाल सिंह बुंदेला को इस कदर तोड़ा कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया। अब परिवार शासन से मदद की गुहार लगा रहा है। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र का ज्योरैया गांव में पुत्री की शादी की खुशियां मातम में बदल गई। शहनाई की गूंज की जगह चीख पुकार मची है। घर में 24 फरवरी को तनीषा के हाथ पीले होने थे। रिश्तेदारों को कार्ड बांटे जा चुके थे, लेकिन पिता कृष्णपाल सिंह बुंदेला ने के मन में एक गहरा डर बैठा था कि बेटी की विदाई का इंतजाम कैसे होगा। 50 वर्षीय कृष्णपाल के पास महज 2 बीघा जमीन थी। पिछली फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी और इस बार बटाई पर लिए खेतों में भी खड़े चने की फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। साहूकारों का पुराना कर्ज सिर पर था, ऊपर से दूसरी बेटी की शादी की जिम्मेदारी। आर्थिक तंगी और संसाधनों के अभाव में इस किसान को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। बेटी की शादी के लिए रुपयों का इंतजाम न होने से समाज में क्या मुंह दिखाएगा, ये सोचकर उसने अपनी जान ही दे दी है। मृतक के बड़े भाई इंद्रपाल सिंह बताते हैं कि 2 साल पहले बड़ी बेटी सालनी का विवाह जैसे तैसे किया था, लेकिन इस बार हाथ बिल्कुल खाली था। कर्ज चुकाने का दबाव और शादी की तैयारियों के बीच उलझे कृष्णपाल ने अपने ही खेत में जाकर पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पूरा परिवार सदमे में है और अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर टिकी है। उम्मीदें भी सरकार से है। भाई विक्रम सिंह बुंदेला और पूरे परिवार ने गांव में शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, ताकि जिस बेटी की शादी के लिए पिता ने जान दी है उसका विवाह संपन्न हो सके और अनाथ हुए बच्चों को सहारा मिल सके। कि अभी 24 फरवरी को बच्ची की शादी थी, उसमें मतलब के पैसा ना होने के कारण मतलब वो परेशान थे। इससे मतलब पैसा ना मिलने से वो वैसे पहले ही से भी कुछ कर्जा था, छोटे किसान है, मतलब इसमें परेशानी के कारण उनने मतलब वो कर लिया। कितनी जमीन है उनके पास है? वैसे तो 2 बीघा है मतलब जमीन खुद की, मतलब उनके नाम वो ही नहीं है, पिताजी के नाम। और अधिया बटिया से करते थे, क्योंकि आगे अब चौमासी की फसल नष्ट हो गई और अभी भी जो चना आना बिगे थे उसमें भी ओगरा लग गया। इससे भी टेंशन थी उनको। और मेन चीज यही थी कि मतलब बच्ची की शादी में मतलब पैसा नहीं थे, इससे मतलब परेशान थे। कब की शादी थी, कहाँ शादी की? जी 24 फरवरी की, अभी इसी माह की शादी थी। इनने मतलब ग्राम पेपरिया है, मतलब बड़े मलारा क्षेत्र में, वहाँ शादी की थी। अच्छा, कहाँ फांसी लगाई है? अपने खेत पर लगाई। से लगाई? मतलब अपनी स्वापी ले थे भी, उससे मतलब उनने पेड़ पे चढ़ करके फांसी
लगा ली। अच्छा, शादी का माहौल है घर में, ऐसे में गपगपी हो जाना, कैसा माहौल है घर में? अरे ये माहौल तो बहुत मातम छा हुआ है, मतलब कि मतलब जवान वो चला जावे तो मातम तो छाए हुआ है उसमें। कितने बच्चे हैं? उनके 3 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। क्या चाहते हो, ऐसे प्रशासन से क्या मदद चाहते हम तो यही चाहते हैं कि शासन द्वारा जो मदद मिल जावे तो अच्छी बात है, मतलब गरीब हैं, बहुत परेशान हैं। मतलब सबकी शादी हो चुकी थी? नहीं, एक बच्ची भर की हुई, मतलब दूसरी नंबर की बच्ची थी, उसकी शादी थी मतलब। और मेरे भाई की 24 फरवरी की लड़की की शादी थी। इस वजह से मतलब उन्होंने फांसी लगा ली, इस वजह से कि मतलब उनके पास पैसे की नहीं बनी व्यवस्था कहीं से भी नहीं, और जमीन दूसरे की करते थे। और पर साल मतलब उसकी करी थी, मतलब उसकी फेक खेती चौमासे की, तो वो नष्ट हो गई थी, कुछ भाव ही नहीं तो मतलब उसमें। और 10 और ब्याह थे, उसमें ना निकले ना कुछ। और ये वाली फसल है तो ब्याह थे चना, इसमें लग गया होगा पूरे में। और दूसरे की फसल है, न घर लागत है ना कुछ है, कोई मदद करने वाला नहीं है। और हम लोग तो कर्जा में वैसे ही डूबे, ना वहाँ से भी कर्जा लिए हुए हैं, तो क्या करें इसके लिए? सरकार से क्या चाहते हो? यही चाहते कि हमारी 24 फरवरी की शादी है, कुछ मदद तुम कर सके तो कर ले, नहीं तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, उन्हीं के ऊपर है जो कुछ है। यही कमाने वाले थे? बस यही कमाने वाले थे घर में। कितने बच्चे थे? 5 बच्चे हैं सब, 3 लड़की 2 बच्चे। पहली बच्चे की शादी पहली कब की थी? 2 साल हो 2 साल हो गया। कैसा माहौल है? अब गांव का माहौल तो क्या बताओ, जाके तो सन्नाटो तो। शाहजहांपुर में एक युवक द्वारा गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिससे युवक ने अपने घर के अंदर कमरे में तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने तमंचा बरामद करके मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना थाना जलालाबाद क्षेत्र के याकूबपुर गांव की है। यहां रहने वाला गोविंद उर्फ विकास ने घर के अंदर कमरा बंद करके तमंचे से खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घर लौटने के बाद वह अपने कमरे में चला गया और अंदर से कुंडी लगाकर अचानक गोली की आवाज सुनकर पिता सुखपाल सिंह कमरे की ओर दौड़े और दरवाजा बंद देख खिड़की तोड़कर अंदर घुसे तो विकास खून से लथपथ पड़ा हुआ था। आनन फानन में परिजन उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या की खबर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तो वहीं गोविंद की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। महोबा में रिश्तों के ताने बाने ने एक परिवार को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के ढहत माफ गांव में प्रेम प्रसंग के चलते 3 बच्चों के पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। आरोप है कि आपको बता दें कि पति का अपनी ही ममेरी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते घर में कलह शुरू हो गई थी। लोकलाज और बदनामी के डर से युवक ने यह कदम उठाया है, जिसका फिलहाल जिला अस्पताल में उपचार जारी है। रिश्तों की मर्यादा जब टूटती है तो अंजाम अक्सर दर्दनाक ही होता है। महोबा के माफ गांव में निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अहमदाबाद में मजदूरी करने गए तीनों बच्चों के पिता जितेंद्र को अपनी ही ममेरी बहन शीतल से प्यार हो गया, लेकिन ये इश्क उसके बसे बसाए घर के लिए काल बन गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब जितेंद्र की पत्नी किरण ने घर के खर्च के लिए पैसे मांगे। जितेंद्र ने न सिर्फ पैसे देने से मना किया, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों से नाता तोड़ने की बात भी कह डाली। उसने साफ कह दिया कि उसका वास्ता सिर्फ अपनी ममेरी बहन से है। जब ये बात जितेंद्र की मां उर्मिला तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और साथ ही मां ने किसी तरह समझा बुझाकर बेटे को घर वापस बुलाया, लेकिन घर लौटते ही जितेंद्र सामान्य नहीं हुआ। घर आने के बाद जितेंद्र गुमसुम होने लगा। उससे परिजनों ने 2 टूक कहा कि समाज में रिश्तेदारी में उसकी बहुत बदनामी हो चुकी है। अब वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता और बच्चों को लेकर शीतल के पास चला जाएगा। इसी मानसिक खींचतान और लोकलाज के दबाव में जितेंद्र ने जहरीला पदार्थ गटक लिया और साथ ही आनन फानन में परिजनों से जिला अस्पताल लेकर भागे हैं, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पत्नी किरण का आरोप है कि शीतल ने उसके पति पर कुछ क्या दबाव बनाया है, जिससे वह अपने परिवार को छोड़ने को आमादा थे। बहुत मैंने हमारे बच्चा कहाँ गए, सो मैंने कहते बोला आ कैसे नहीं आए, सो कहा तो तय मार गई हम सामने हमें नहीं आने आए। सो मैंने फिर पुटे आके बोलवाओ कहते आता जा तो जा, सब न जाने क्या करा था पागल सुहाओ घर में लाई का वो सब यहाँ सब दवाई खा लाई। शीतल मौराने की लड़की है, हमारे भाभी की लड़की है। क्या कह रहा आपका लड़का? हाँ अब नहीं कह रहा कछु नहीं। क्या कह रहा तू पहले? बेला क्या तो मोह नहीं जाने जीने नहीं है मोए। हाँ कहती मो बदनामी करवाई, मो जीने नहीं है, हमने गाड़ियाँ दे दी उनका
सरकार तो जीना नहीं है हमें। बताओ भाई बहू का आज है 3 ढाई बच्चा ले गए सरकारी अस्पताल में। हाँ 3 महीना से काम करन गो तो सीता के साथ नहीं रहे तो काम करन गो तो अब भी होते उनकी माँ ने भेज दो के संगे हम आ जान के कही लड़कन के काम में चलने तो है उसकी माँ नहीं खा भेज दो को आदमी परेशान करा तो चाहे जैसे इन्हें भेज दो हमारे लड़का के संगे। तो शीतल और तुम्हारे लड़के में क्या रिश्ता है आपकी? हमारी भाभी की लड़की है। अच्छा। और भाभी की लड़की है, भतीजी है वो हमारी। हाँ हमारे हस्बैंड अहमदाबाद काम करने के लिए गए थे कंपनी में, तो काम करते करते पता नहीं क्या हुआ तो हमने फोन लगाया उनको तो कह रहे थे कि मैं नहीं आऊंगा घर पे। तुमने कि क्यों नहीं आओगे, सब कोई पूछता है। तो हमने पूछा तो कह रहे कि बच्चों को हमसे कोई मतलब नहीं है ना हमें आपसे मतलब है। और बस हमने कहा तुम घर आ जाओ हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कह रहे मैं घर नहीं आऊंगा। वैसे तैसे हमने घर बुलाया तो माँ ने और उसकी बेटी ने पता नहीं क्या खिला दिया मेरे पति को। तो सुबह 5 बजे आया तो बिल्कुल पागल की तरह आया, ना मेरे से बोले ना मेरे बच्चे से बोले। और उसको बच्चे को कह रहा था कि मैं इनको तीनों को ले जाऊंगा तेरे से छीन के। तो इसने क्या कर दिया पता नहीं, इसकी जो जिसकी है इसकी मामी की लड़की है और मामी है मऊरानीपुर की। अच्छा। शीतल नाम उस लड़की का, माँ का नाम कमलेश है। क्या इनका अफेयर चल रहा है? हाँ अब यही कुछ होगा तभी तो ये कह रहे हैं हमको। क्या कहती हैं? ये कहते हैं कि हम वहाँ से आए हैं, अब तुम यहाँ कुछ करोगी तो हम वहाँ कुछ कर लेंगे। लेकिन कहते हैं कि हम शादी क्या करेंगे तेरे साथ रहकर। किसके साथ रहने की बात ये शीतल के साथ रहने की बात करते हैं। अब हमने कुछ कहा, हमने कुछ भी नहीं कहा। हमने कहा मेरे मम्मी पापा आ जाएं, जैसे तुम्हारे माँ बाप जो कुछ बोलेंगे हम वही करेंगे, हम पहले आगे कुछ नहीं करेंगे। तो इनने 4 बजे आके शाम को दवा खा ली है। कहाँ लाए इलाज? यहीं लाए सरकारी अस्पताल में, इमरजेंसी में भर्ती है। हाँ मेरे 2 बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरे एक छोटा सा बच्चा है, ये बताइए पहले। अगर ये कुछ कर लेगा घर पे जाके तो वो तो रह जाएगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे। मैं कहाँ जाऊंगी मुझे बताओ सब। कब से चल रहा है ये? हमें तो अभी पता चला है, 18 तारीख को पता चला। जब पैसे के लिए बोला तब हमको पता चला, हमको कुछ पता ही नहीं था पहले। अहमदाबाद में कब से काम करते हैं? अहमदाबाद में ये गए 3 महीने हो गए जाए। 3 महीने से रह रहे हैं। 3 महीने मेरे को पैसे भी डालते रहे और ये जनवरी से ना पैसा डाला ना हमसे बात की है कुछ। कितने बच्चे हैं आपके? हमारी एक लड़की है, 2 लड़के हैं। एक लड़का मेरे 8वीं चल रहा है, एक लड़का मेरा 3 महीने का है अभी। लड़की मेरी 6 साल की है। मैं कहाँ जाऊंगी इन बच्चों को लेके? ये बताइए सर आप, मेरा रिहाई कीजिए बस, मेरे बच्चों को कुछ ना हो घर पे जाके। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? जिला चिकित्सालय महोबा में एक हेयर डाई पॉइजनिंग का केस आया होता है, जिस पेशेंट का एग्जामिन करने पे गैस्ट्रिक इलाज कराया गया है और जिला चिकित्सालय महोबा में पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है। पेशेंट की हालत अभी स्टेबल। गाजियाबाद रिवर हाइट सोसाइटी का चुनाव अब महज एक प्रक्रिया नहीं बल्कि बड़ा कानूनी संग्राम बन चुका है। एक तरफ निवासियों का आरोप है कि बिना जीबीएम बुलाए वहां बिना चुनाव समिति गठित किए चुनाव की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर थाना नंदग्राम दर्ज में एफआईआर में पूरे प्रकरण को और भी गंभीर बना दिया है। निवासियों का कहना है जब मामला न्यायालय और साथ ही पुलिस जांच में है तब चुनाव प्रक्रिया को जल्दबाजी में आगे बढ़ाना नियमों का खुला उल्लंघन है। अब सबकी नजर 20 तारीख की सुनवाई पर है। परिचय जानने चाहेंगे और आप लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं किस लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? सर मेरा परिचय, मैं सुबोध त्यागी राजनगर एक्सटेंशन रिवर हाइट का निवासी हूँ। पूर्व में मैं सचिव भी रहा हूँ और ये हमारे वरिष्ठ जितने भी हमारे बड़े खड़े हैं ये सभी वहीं के निवासी हैं। हमारी सोसाइटी में पिछले वर्ष शासन प्रशासन ने चुनाव कराए थे और सोसाइटी हमारी राजनगर एक्सटेंशन में किसी के नाम की मोहताज नहीं थी। रिवर हाइट को सभी लोग जानते थे। गाजियाबाद के अंदर अपने कामों से, अपने नाम से, अपने प्रोग्रामों से और अपनी उन्नति से सोसाइटी प्रेजेंट कर रही थी, जिसमें पूरे 1 वर्ष में ध्वस्त हो चुकी है। सोसाइटी का जो आज नाम है वो ये है कि गार्ड धरना देते हैं। सोसाइटी का नाम ये है कि हमारा अध्यक्ष पैसे खाता है, उसके स्क्रीनशॉट आते हैं। सोसाइटी का नाम ये है कि सचिव अध्यक्ष सचिव पर एलिगेशन लगाते हैं। आज सोसाइटी की हालत ये है कि उसमें हर निवासी आज फ्लैट बेच के जाने को तैयार है और सोसाइटी में
कोई भी सुविधा नहीं बची है। ऐसा क्या कारण हो गया है कि जिससे सोसाइटी में आपको जो सारी समस्या बता रहे हैं ये हानि शुरू हुई है? सर क्या ये पहले भी ऐसा था? सर पहले तो सोसाइटी अपने नाम से जानी जाती थी, सोसाइटी काम से जानी जाती थी। ये ऐसे हुआ था, इन्होंने सोसाइटी पर लाइबिलिटी खड़ी करते चले गए और सोसाइटी में अपने बंटवारे के चक्कर में काम करने बंद कर दिए, जिसमें 70 से 80 कंप्लेंट अपने द्वारा ही, एक दूसरे के द्वारा ही डीआर ऑफिस में कंप्लेंट पड़ी है, डीएम ऑफिस में कंप्लेंट पड़ी है। उसके साथ साथ जब निवासी त्रस्त हुए थे, निवासियों ने भी कंप्लेंट करी। उसके बाद इन्होंने जब ये जीत का है, इन्होंने पेपर चोरी कर लिए, जिनके खिलाफ 4 सीट है और हमारे धारा 26 बाइलॉज में साफ उल्लेख है, यदि कोई अनियमितता बरती जाएगी तो वो तुरंत निरस्त कराई जाएगी, न चुनाव लड़ पाएंगे न चुनाव करा पाएंगे। जिसमें सभी प्रकरण डीएम साहब के सामने थे, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने एक अपना लेटर बनाया जिसमें न कालातीत इन पर कार्रवाई करने के लिए दिया गया, पर डीआर साहब ने न तो सिटी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का कंप्लायंस करी, न किसी कंप्लेंट की कंप्लायंस करी और न 4 सीट को माना। आईओ ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके ना उस रिपोर्ट को माना। और रोज ये वरिष्ठ नागरिक रोज वरिष्ठ अपने मकानों को, अपने बच्चों के मकानों बचाने के लिए उनके यहाँ आते हैं, जिसमें पेपर को घुमा के इन्हें चुनाव भी बताया गया कि कोई पूरे वर्ष जीबीएम नहीं करी, किसी में कोई कमेटी नहीं बनाई। कमेटी अगर हम प्रॉपरली जीबीएम करा रहे हैं, सोसाइटी को सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, हम नियम अनुसार काम करा रहे हैं, बायोलॉजी अनुसार काम करा रहे हैं, तो उसमें 5 या 7 या 8 लोग सोसाइटी की सहमति में चुन जाते हैं, जो इन्होंने अपने घर में बैठकर अपने लोग चुन लिए, जिन पे ड्यूज है, जिनकी पिछली बार बोर्ड भी कैंसिल हुई है। उसके बाद सूचना देने के बाद भी डीआर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज डीआर साहब का सुबह से कहने के बाद वहां आज लास्ट डेट थी जो नवीकरण की थी, जो अपने लोगों को भर रहे थे, जिसमें यूपी अपॉइंटमेंट एक्ट बायोलॉज और हमारे बायोलॉज के अनुसार नवे चुनाव लड़ सकते ना करा सकते, जो तुरंत तत्काल निरस्त होनी थी। आज आए हैं तो अभी इन्होंने डेट लगाते हुए 20 तारीख की डेट डालते हुए चुनाव को रोका है, निरस्त नहीं किया है। हम ये चाहेंगे ना तो डीआर साहब कानून को हाथ में ले और ना हमारी सोसाइटी को गिरफ्त में डालें। आने वाले कल में चुनाव को निरस्त करें, इनका कानूनी कार्रवाई करें, अपने इस चुनाव को अपने द्वारा कराएं, जो 1500 लोगों का भविष्य, 15 लोगों का मकान सुरक्षित रहे और जैसा मान सम्मान सोसाइटी का पहला था आगे भी अच्छी तरीके से चुनाव। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। उन्होंने कहा भाजपा ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया है। आज कानपुर का नाम कार पलटने, पुलिस वकील की गुटबाजी, एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखवाने और गरीब ब्राह्मण मां बेटी की झोपड़ी जलाने, सीएमओ द्वारा डीएम के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ही जाना जाता है। और लाल इमली का बंद होना, गंगा में भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने के तौर पर लोग आज कानपुर को जानते हैं। भाजपा को कानपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था वहां नहीं मिला है। सपा सरकार आने पर कानपुर में लखनऊ से भी बेहतर रिवर फ्रंट बनेगा। लाल इमली फिर से गुलजार होगी। सिविल लाइन निवासी जिला अध्यक्ष फजल महमूद के घर पर शुक्रवार को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। व्यवस्था ही नहीं समझते। अच्छा, एक एडवोकेट जेल में है, नहीं पता क्यों है जेल? जी नहीं पता। वो तो हम लोग आवाज उठाना छोड़ दें तो जेल में ही हत्या हो जाए। अखिलेश जी, पार्लियामेंट में लगातार विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से स्पीकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आया है, वो तो पार्लियामेंट है। तुम कुछ सच दिखा दो, तुम्हारी यूट्यूब बंद हो जाएगा। क्या कोई चलाते होगे? तुम क्या चलाते हो? अच्छा, ये नहीं है पार्लियामेंट में। देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट में हम सब लोग इसीलिए जाते हैं कि अपनी बात रखें, जनता की बात रखें। अगर कोई हमारे सुझाव हैं या हमारा कोई पक्ष है तो सरकार जवाब दे। मान लीजिए आपने राफेल डील कर ली और 3 लाख 3.5 करोड़ का ऑर्डर दे दिया, तो आपके मेक इन इंडिया का क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का क्या होगा आपका?
तो स्किल इंडिया की दुकानें क्यों बंद हो गई? आप कानपुर में पता करना। स्किल इंडिया की जो बनाई थी थोड़ी बहुत दुकानें टाइप, वो सब बंद हो गई। तो कई जगह किराया ना दिया हो जो चला रहे थे स्किल इंडिया। तो क्या हालत है सोचिए आप। सर एक सवाल नौकरी इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते, रोजगार इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। समाजवादी सरकार बनेगी तो विकास को और गति देंगे, हमारा गरीब मुस्कुराए, हमारे गरीब को न्याय मिले, हमारे गरीब को सम्मान मिले। इसीलिए पीडीए की छत के और पीडीए की छतरी के माध्यम से हम सब लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। रागिनी सोनकर जी ने कल विधानसभा में अच्छा बोला है, क्या कहेंगे इसी पर कुछ बताएं। जब भी बीजेपी फंस जाएगी, बीजेपी जब कमजोर होती है तो कम्युनल रास्ता बनाती है। बीजेपी जब कमजोर होती है तो कम्युनल रास्ता बनाती है। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं, हाई कोर्ट ने ही कहा है क्या न्याय देने का अधिकार न्यायालय का है, सरकार का नहीं है। और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। और कानपुर वालों, तुम्हारे कान भी तेज हैं, सब कुछ जानते हो। अरे उस वकील को बाहर आने दो, सब राज बाहर आने दो, सब स्क्रिप्ट पता लग जाएगी क्या स्क्रिप्ट रही है। बनारस से बुलडोजर चला है, हाईकोर्ट का आदेश था रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये संविधान नहीं मानेंगे, संविधान नहीं मानेंगे। वो कम्युनल रास्ता है क्योंकि उस इलाके से वोट नहीं मिलता है। जो दाल मंडी है वहां पर बीजेपी को वोट नहीं मिलता है। और ये तेज इसलिए हो गया क्योंकि राजमाता अहिल्याबाई उनका जो मूर्ति तोड़ी है, और केवल मूर्ति नहीं तोड़ी इन्होंने, वहां 100 मंदिर तोड़े हैं। नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था वो घंटा चोरी हो गया वहां से। पुराना बट वृक्ष था, उस बट वृक्ष को भी काट दिया उन्होंने मंदिर परिसर से। सोचिए क्या ये पेड़ पौधों के खिलाफ नहीं, लोग सोचिए हमारे धार्मिक जो मान्यता है उसके खिलाफ है। कभी आप कल्पना कर सकते हो कि एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य को स्नान न करने दें ये लोग, पुलिस को लगा दें सादा वर्दी में, उनका रथ धक्का मार दिया। बताओ पुलिस ने, आपने नहीं देखा वो वीडियो? क्या ये सनातनी है क्या? अरे आपने कपड़े पहन लिए, हो गए सनातनी आप क्या? ये कहां से डिग्री लिया आपने? अगर डिग्री उनकी मांग रहे थे तो आपकी डिग्री कहाँ की है ये वाली? और फिर आप तो योगी थे, एक पैर पे योग जो होना था उसमें कैसे हिल रहे थे बताइए आप, कैसे डगमगा रहे थे? और फिर योगी कभी गुस्सा नहीं कर सकता। गीता की परिभाषा पढ़िए, डिजायर नहीं होनी चाहिए योगी में। इन्हें तो कुर्सी बस चिपक गई कुर्सी। किसी को मंत्रिमंडल एक्सपेंशन वो नहीं हो पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा। ये पता है आपको? ये जो मंत्रिमंडल न बढ़ जाए इसीलिए इनकाउंटर हुआ है। ठीक है, और चीजें आगे। कानपुर महापौर के खिलाफ आवाज उठाने वाले जितेंद्र कमल को अभी ग्वालटोली थाने में बैठा रखा है, वहाँ पर मेयर पुत्र भी हैं। देखो मैं आपसे कहूँ, तमाम बने होंगे, ढेर लगे होंगे कूड़े के, और नाले नालियाँ सड़क का क्या हाल होगा? ये तो स्मार्ट सिटी में है ना जी, स्मार्ट सिटी है ना। तो स्मार्ट सिटी नाम पर बताइए कितना लूटा हुआ इन्होंने। ये लुटेरे लोग हैं, तो ये सब लूट लेंगे। ये 10 साल में क्या किया इन्होंने बताओ स्मार्ट सिटी के नाम पर? क्या किया इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर? मेट्रो न बनाई होती समाजवादियों ने, कई शहर स्मार्ट दिखता। किसकी देन है ये मेट्रो? ठीक बेटा, चलिए बहुत धन्यवाद। खबर शाहजहांपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शादी तय होने के बाद भी एक 25 वर्षीय प्राइवेट शिक्षिका ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही समय बाद दुल्हन बनने वाली बेटी ने एक खौफनाक कदम उठा लिया। शाहजहांपुर के कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के चिनौर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शुक्रवार सुबह एक शिक्षिका का शव कमरे के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय संभवती शुक्ला के रूप में की गई है, जो पुवाया क्षेत्र में एक फैक्ट्री
फैक्ट्री में स्कूल, आपको बताते हैं प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षिका थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात वह अपने कमरे में अकेले सोने गई थी। शुक्रवार सुबह जब मां सरोजनी कमरे में पहुंची तो बेटी का शव मंदिर से लटका देख चीख पड़ी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर कब्जे के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों के मुताबिक संभवी की शादी शहर में ही तय हो चुकी थी। हालांकि विवाह की तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई थी। परिवार में माता पिता के साथ वह रहती थी, जबकि बड़ी बहन की शादी पहले ही हो चुकी थी। पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन भी जब्त कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही कॉल डिटेल और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है ताकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके। परिजनों ने बताया, हमें समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। शादी तय थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उसका नाश्ता बना के देती थी। 4:30 बजे वाइफ उठी तो उसे लटका देखा, तब पता लगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है? इसकी शादी हमने तय करी थी जी। प्रखर वाजपेयी है लड़का, जो केरूगंज से जब आप जाते हैं पुल के लिए तो वहाँ पेट्रोल पंप के पड़ोस में गेट है, उसमें कॉलोनी में मकान है उसका। रात उसके फ़ोन पे इससे बात हुई। क्या बात हुई नहीं पता, क्यों करा नहीं पता। तो क्या कोई आप आरोप लगा रहे हैं? क्या कुछ लगता है आपको? बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि इसकी जांच हो। आई फ़ोन है, वो बता रहे खुल नहीं पाएगा, तो उस लड़के का फ़ोन लेके उसका तो खुलेगा, और उस लड़के को उसका पासवर्ड भी मालूम है, जो जिससे उसकी बात हुई थी। ठीक है। खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र के घोरावल स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर द्वारा बार कोड के माध्यम से धन वसूली के आरोप में गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्या अब आस्था भी डिजिटल ठगी का माध्यम बनती जा रही है? बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर शिव द्वार अजय जी महाराज के नाम से बारकोड साझा कर श्रद्धालुओं से ऑनलाइन धन जमा करने की अपील की जा रही है, जिससे भ्रम और आशंका की स्थिति पैदा हो गई है। मंदिर समिति और प्रधान पुजारी द्वारा प्रशासन को लिखित शिकायत देकर स्पष्ट किया गया है कि मंदिर की ओर से कोई भी आधिकारिक बारकोड जारी नहीं किया गया है। समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी अनाधिकृत ऑनलाइन माध्यम से दान या फिर किराया न डालें और केवल मंदिर परिसर स्थित अपने अनाधिकृत दान पेटी में ही अपनी श्रद्धा अनुसार अर्पण करें। यह घटना केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर समाज के लिए चेतावनी है। डिजिटल युग में यहाँ जहाँ ऑनलाइन लेन देन सुविधा का माध्यम है, तो वहीं पर आस्था, विश्वास और श्रद्धा समाज की अमूल्य धरोहर है, जिसे ठगी या भ्रम फैलाकर कमजोर करना अत्यंत निंदनीय है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित जांच करें। यदि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रामक गतिविधि सामने आती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही श्रद्धालुओं को भी सजग रहने की आवश्यकता है। किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्थान के नाम पर ऑनलाइन भुगतान करने से पहले आप उनकी प्राथमिकता और साथ ही प्रामाणिकता की पुष्टि करना आवश्यक है। मैं शिवदाव मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। मेरे पिताजी यहाँ मंदिर के समिति के अध्यक्ष हैं। उनका निधन होने के कारण मैं यहाँ का कारोबार संभालता हूँ। क्या मामला है क्यूआर का? आज हमको संज्ञान आया कि एक सोशल मीडिया पे एक चैनल पे एक क्यूआर घूम रहा है, जो इसमें दिख रहा है हमको अजय गिरी महाराज जी शिवद्वार धाम। तो ये अजय गिरी महाराज जी कौन है हमको खुद ही नहीं पता है। ठीक, ये अपना व्यक्तिगत सेविंग अकाउंट का क्यूआर ये डाले हुए हैं, जो हल्दी मेहंदी का श्रृंगार इसमें फोटो इन्होंने डाल के ये सोशल मीडिया पे लोगों से पैसा वसूली कर रहा है। उस पैसे का क्या होता है? इस पैसे की हमको कोई जानकारी नहीं है, ना हमारे समिति को भी कोई सूचना किया गया कि ये पैसा इतना रिकवरी हुआ है या लोगों ने इतना दान किया है। ऐसी कोई जानकारी हमको अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुई। ये व्यक्तिगत अपनी सेविंग अकाउंट की क्यूआर इन्होंने डाला है। क्या आपको जानकारी है कि ये चैनल का क्या नाम है या कैसे? इस चैनल का ये मिसयूज कर रहे हैं। अच्छा। ये शिवदाव मंदिर का चैनल है, ठीक है। ये व्यक्तिगत अपना ये क्यूआर डाल रहे हैं, जो ये पैसा अपने यूज में ले रहे हैं। ये मंदिर के समिति में ना पैसा दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, व्यक्तिगत में खर्च नहीं। आपका नाम? मेरा नाम मोहित गिरी, मैं शिवद्वार मंदिर के मुख्य पुजारी परिवार से हूँ। क्या है क्यूआर का मामला मोहित जी? देखिए, क्यूआर कोड का मामला निकलकर सामने आज आया है, तो इस पर हमारे महाराज जी मुख्य प्रधान पुजारी जी ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद हमने अपने मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया के
माध्यम से भी भक्तों को सूचित किया और अपने ग्रुप में भी डाला लोगों को सूचित करने के लिए। और आज आपके माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए मैं ये भी भक्तों को सूचित करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि मंदिर संबंधित किसी भी प्रकार का किसी भी पूजा पाठ या मंदिर विकास, मंदिर व्यवस्था से संबंधित कोई भी दान देना है तो आप मंदिर पर आकर दान पात्र का प्रयोग करिए। किसी भी भ्रामक आदमी या किसी भी भ्रामक सूचना फैलाने वाले व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्तिगत अकाउंट में दान का पैसा न दें। आकर मंदिर पर बाबा के दरबार में दान पात्र में अपना दान दें। धन्यवाद मोहित जी। आपका नाम? जी हमारा नाम सूर्यकांत दुबे। क्या है मामला ये क्यूआर का मामला हमको यही पुजारी जी के द्वारा पता ये चला कि ये भ्रामक रूप से जो है भ्रामकता फैला के तमाम जो है वसूली करना अवैध, जो कि अवैध वसूली में आता है। अगर ऐसे कृत्य किया जा रहा है तो ये श्री द्वार धाम भोलेनाथ के दरबार में बहुत ही अत्यंत दुखनीय बात है। हम प्रयास करते हैं सब पोस्ट में क्या डालते हैं ये, जैसे कि कोई कार्यक्रम या पूजा पाठ या कोई रस्म? ये डालते हैं जैसे कोई महापर्व आया, बसंत आया और शिवरात्रि का समय आया या कोई सावन मास का चल रहा है तो उसमें जो है तमाम कहते हैं कि ये हम भगवान का दर्शन करा देंगे, वो करा देंगे। उसमें जो है ठीक है आप दर्शन कराइए, लेकिन अगर आप वसूली का एक माध्यम बना लिए हैं, कमाई का जरिया बना लिए हैं भगवान भोलेनाथ का, तो ये चीज़ें गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। शिवम जी, क्या उस पैसे का कोई आपको संज्ञान है? वो पैसा मुझे उस पैसे की कोई संज्ञान नहीं है, ना हमको ऐसी कोई सूचना कोई प्राप्त किया है। तो क्या आप लोगों द्वारा कोई अनुमति प्रदान की गई है क्या कि आप श्रद्धालुओं से लोग पैसा नहीं वसूलते हैं? हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं उनको आदेश दिया है, ना कुछ नहीं। व्यक्तिगत अपने यूज के लिए ये धंधा बना लिए हैं अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये आपको। उनका क्यूआर है, इनका नाम सहित क्यूआर घूम रहा है। लोगों ने हमको आज 10-12 लोगों ने हमको फ़ोन किया कि व्यक्तिगत महाराज जी क्यूआर भेजा जा रहा है पैसा के लिए। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें शिवद्वार मंदिर से हैं और यहाँ पुजारी जी द्वारा यहाँ के क्यूआर के मामले के विषय में अपना उन्नाव पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। एसआईआर में फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश यादव ने बोला हमला, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी से ही सभी वोट बने हैं, अखिलेश ने कहा। और साथ ही एसए पॉलिटेक्निक पार्टी हमारे एसआईआर का विरोध नहीं किया है और साथ ही आयोग बीजेपी और कुछ उनकी अदृश्य कंपनियां ये काम कर रही है, वोट कैसे काटा जाए। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के इशारे पर वोट काटना सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा लोकतंत्र के लिए। एसआईआर जब हुई मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि उनके सबसे ज्यादा वोट काटे हैं और साथ ही उनके कई नेताओं ने जगह जगह कहा है कि हमने अभी तक 3 लाख वोट कटवाए हैं सपा के लिए भी और साथ ही वोट काटे हैं सपा के। एसआईआर को लेकर लगातार बवाल चल रहा है, सरकार लगातार डेट पे डेट। एक बात तो बिल्कुल साफ ये समझनी चाहिए, एक बात ये साफ होनी चाहिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उसकी जिम्मेदारी है कि सभी के वोट बने और सावधानी से बने और बहुत सिंसियरली वोट बढ़ना चाहिए। और एसआईआर को हम लोगों ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं किया, जो जो नियम कानून आयोग ने दिए उनका पालन किया। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है आयोग, बीजेपी और कुछ उनके अदृश्य कंपनियां ये काम कर रही हैं कि वोट कैसे काटा जाए। और वोट काटना बीजेपी के इशारे पर ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है लोकतंत्र के लिए। एसआईआर जब हुई मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि उनके सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं। यहाँ तक उनके कई नेताओं ने जगह जगह ये कहा कि अभी तो हमने 3 लाख वोट कटवाए हैं सपा के, अभी और वोट कटवाएंगे सपा के। इधर जब पूरा का पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया और फॉर्म 7 की जब कार्रवाई शुरू हुई है, पहला सवाल तो यही है
जब SIR पूरा हो चुका है तो फॉर्म 7 की क्या ज़रूरत है? और फॉर्म 7 की तब ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब SIR आपका ठीक नहीं हुआ। जो आपने रिवीजन किया है बोर्ड का, इंसेंटिव रिवीजन जो किया आपने, इसका मतलब ये हुआ फॉर्म 7 इसलिए भरवा रहे हो कि SIR पे आपको भरोसा नहीं है, मैपिंग अनमैपिंग पे भरोसा नहीं है। और फिर मैं तो धन्यवाद दूंगा द्वापर और त्रेता के लोगों का, जिसमें दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ जो बगल की विधानसभा है, उसमें कई 100 फॉर्म पे उन्होंने दस्तखत किए थे, और बीजेपी के लोगों ने नंदलाल से दस्तखत कराए जो अंगूठा मारते हैं। वो नंदलाल खुद पार्टी ऑफिस में चल करके आए थे, और ये बात साबित हो गई कि फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी बनवा रहे थे। और अगर मैं वो मैप दिखाऊं, फॉर्म दिखाऊं अगर आपको, तो एक स्टेज पर समाजवादी पार्टी ने जो फॉर्म 7 जमा किए थे वो 47 थे केवल, और जो बीजेपी ने जमा किए थे वो लगभग 1000 थे। लेकिन अज्ञात लोगों ने 1 लाख से ऊपर फॉर्म भरे थे, और वो भी लास्ट समय जब फॉर्म 7 की डेट खत्म हो रही तब। ये अज्ञात लोग कौन हैं? अगर आप अज्ञात लोगों का एनालिसिस करते हो तो आप पाते हो कि ये बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट से नाम निकाल करके वोट काटे जा रहे हैं, और 1 लाख में सबसे ज़्यादा PDA के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं और मुसलमान भाई लोग हैं। तो ये कौन सा तरीका बीजेपी अपना रही है? हम सब गांव में रहते हैं, आप कोई PDA का आदमी किसी अगड़े का वोट नहीं काट सकता। मुझे एक उदाहरण दे दो गांव में जहां PDA समाज के ने दस्तखत कर करके दिया हो और किसी भी भारतीय जनता पार्टी का वोट कटवा रहे हो, दीजिए हमें उदाहरण। लेकिन 1 लाख में सबसे ज़्यादा PDA के लोग हैं जिनके वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। जब ये फॉर्म 7 में पकड़े गए तो अब क्या कह रहे हैं? हम नोटिस भेज रहे हैं, और जब नोटिस भेजेंगे तो जिसका वोट कट रहा है या जिसका वोट नहीं है उसको कितने चक्कर काटने पड़ेंगे अधिकारियों के। ये डेटा जो मैं निकाल के रखा हूँ, समाजवादी पार्टी का एक समय पर केवल 47 थे, बीजेपी ने 1729 भरे थे, और ये जो अज्ञात हैं 1,14,000 हैं। तो ये अज्ञात लोग कौन हैं? ये अज्ञात लोग सब बीजेपी के लोग हैं, जिसमें नकली दस्तखत किए हैं। इन्होंने बड़ी कंपनी हायर की है, बड़ी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी को पैसे दे करके हायर किया है, वोटर लिस्ट से नाम निकालते हैं, किस बूथ पर वोट कटवाना है, किसका दस्तखत कराना है, वो सब कार्रवाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा चुनाव आयोग को भिजवा दे, जिससे चुनाव आयोग अपनी बिल्डिंग पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा ले। UGC बिल को लेकर लगातार टीम माफियाओं को हार बना करके चलती थी। वैसे मैं सच बताऊं आपको, सच सुनोगे, पूरा प्रदेश देश जानता है माफिया कौन है। और माफिया वो है जिसने अपने केस वापस लिए हों। मैंने केस वापस नहीं लिए अपने, आपने केस वापस नहीं लिए, तो जिसने केस वापस लिए वो माफिया है। और अराजकता, इतनी फाउल लैंग्वेज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज किसी सरकार ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कोर्ट क्या कह रहा है? आपको अधिकार नहीं है सजा दिलाने का, आप सजा दे रहे हो किससे? और लड़ाई यहां तक पहुंच गई है, कोई कल्पना कर सकता है कि प्रधानमंत्री को नमस्कार ही नहीं कर रहा कोई? अरे नमस्कार तो दूर है, आप लखनऊ से गए थे, कम से कम आपको लखनऊ का अदा भी कर लेना चाहिए था प्रधानमंत्री का, वो तक आप भूल गए। अब दिल्ली वालों से लड़ने के लिए बुलडोजर नहीं, ब्रह्मोस की तैयारी कर ली है सरकार ने। तो अब बुलडोजर से नहीं काम चलने जा रहा है, अब कोई नई मिसाइल तैयार की है यूपी के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली वालों की तरफ उन्होंने रुख कर दिया है। देखिए, पूरा बाजार हमने अमेरिका को दे दिया। अब मुख्यमंत्री क्या जाने अमेरिका, कभी गए अमेरिका? अगर एक्टिविटीज़ देख ले अमेरिका, इनकी भाषा कैसी है, तो अमेरिका इन्हें वीज़ा न दे। इनके दिल्ली वालों को भी बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिला था। इनकी भाषा व्यवहार अगर अमेरिका जान जाएगा तो ट्रंप तो नहीं देगा वीज़ा, वहाँ के राष्ट्रपति वीज़ा नहीं देने वाले ने। तो बाजार हमने पूरा हाथ में दे दिया इनके। यहाँ जितने लोग हैं हम सब गाँव के लोग हैं। चारा अमेरिका से आएगा, बताओ आप, हमारी गाय भैंस का चारा अमेरिका से आएगा।
मुर्गी पालन इस जिले में होती है बड़े पैमाने पर। मुर्गी का फीड भी आएगा बताओ अमेरिका से। सुनने में आया दाल इन्होंने हटा दी, जबकि दाल की रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, पल सीजन रिसर्च इंस्टीट्यूट है कानपुर में। आप बताओ दाल विदेश से लाओगे। सोयाबीन, ये जितना तेल है ये आपका, जैसे खाना बन रहा है बारातों में, ठेलों पर या रेस्टोरेंट में या कहीं भी शादियों में, आजकल कौन सा तेल बना रहा है? सोयाबीन है या पाम ऑयल है, मिक्स्ड है, बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही हैं। तो अब सोयाबीन वहाँ से आएगा और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आप रोक क्या पाओगे ये बताइए पहले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं बता पा रहे और 500 बिलियन का बिजनेस दे रहे हैं उन्हें। 500 बिलियन का मतलब ये हुआ कि आप पूरा बाजार उन्हें दे रहे हो। तो आपने जो शेयर बनाया था उसको क्या होगा, जंग लग जाएगी क्या? खड़ा खड़ा क्या करेगा वो शेयर जो मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट की सब दुकानें बंद हो गई होंगी। तो वो किराया ना दिए हों जहाँ स्किल डेवलपमेंट चल रहा हो। और स्किल डेवलपमेंट तो चला नहीं, उन्होंने अपना चमकाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए लगा दिए। तो इन सब चीज़ों का जवाब नहीं है उनके पास। दुनिया AI की तरफ मूव कर गई है, दुनिया में नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिजली सस्ती हो, खाद सस्ती हो। अभी खाद का एक उदाहरण दूं मैं आपको। एक उद्योगपति को पता लगा खाद से कुछ नया केमिकल बना करके वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। उस उद्योगपति ने किसानों की खाद खरीद ली और संडीला में पकड़ा गया। वो दिल्ली से फ़ोन आया तब वो छूटा। सोचो, जो खाद किसानों को मिलनी थी वो उद्योगपति खरीद रहा था और वो उसका कुछ केमिकल बना करके मुनाफा ज़्यादा कमा रहा था। तो ये गोरख धंधा जो चल रहा है यूपी में, आप कल्पना नहीं कर सकते हमारे ट्रेनरी का कारोबार क्या हुआ। हरियाणा में एक ही डिस्ट्रिक्ट में 20 स्लॉटर हाउस खोल दिए हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। और आप अपनी ट्रेनरी जो सबसे प्राथमिकता पे कानपुर उन्नाव का कारोबार था वो आप ठप कर रहे हो। और फिर 18 बढ़ा के जीरो बताओ आप। बीजेपी के लिए जीरो बढ़ा है, मतलब किसे पढ़ा पढ़ा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जानते ही होंगे गणित, उनसे पूछो 18 बढ़ा के जीरो तो बोलेंगे जीरो। बताइए आप टैक्स 18 और जीरो में सामान लाओगे। इन्हें बीजेपी वालों को ये समझ 18 = 0। इन्होंने अपना डील करके पूरा बाजार ढील दिया है, पूरा बाजार उन्हें दे दिया है। और जो आने वाला समय है, चीन हमारा बाजार छीने ले रहा है, ज़मीन छीने ले रहा है। बीजेपी वालों से एक ही सवाल है हमारा कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल क्या था। खबर महोबा से है, जहां पर महोबा के सूर्य महोत्सव के तीसरे दिन ऐतिहासिक मोदी ग्राउंड ज्ञान में रोशनी से सराबोर रहा। पहली बार आयोजित पुस्तक मेले में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ी है, जहां प्रसिद्ध लेखक नीलोपतल मृणाल ने युवाओं से सीधा संवाद किया। वहीं बुंदेलखंडी व्यंजनों और हस्तशिल्प की प्रदर्शनियों से जिले की सांस्कृतिक विरासत को देश भर में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। महोबा के ऐतिहासिक मोदी ग्राउंड में चल रहे सूर्य महोत्सव का तीसरा दिन शिक्षा और संस्कृति के नाम पर रहा है। जनपद में पहली बार आयोजित पुस्तक मेले में वहां कर दिखाया जिसकी उम्मीद कम थी। बेसिक शिक्षा और साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के करीब 20 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने पुस्तक मेले में पहुंचे प्रतियोगी परीक्षार्थियों और साथ ही तैयारी कर रहे युवाओं ने जहां अपनी पसंद की किताबें खरीदी हैं, वहीं बच्चों में किताबों के प्रति गजब की उत्सुकता देखने को मिली है। सांस्कृतिक मंच पर आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध लेखक और कवि नीलोपतल मृणाल और साथ ही दिल्ली से आए इस युवा आइकन भी देखने को मिले हैं। महोबा की पहचान सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि यहाँ का स्वाद और शिल्प भी है। नहीं, आज महोबा सूर्य उत्सव में मैं आया हुआ था और यहाँ पुस्तक मेला भी लगा हुआ था। लेकिन अन्य जगहों जो जाता हूँ उससे इतर ये देखने को मिला कि एक तो महोबा में पहला अपने तरह का इस तरह का सूर्य महोत्सव है और जितनी यहाँ पर
बच्चों की भागीदारी थी, ये बहुत उम्मीद बनाने वाली भागीदारी है। तो अगर किसी शहर, किसी इलाके में अगर ऐसे सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी हो और बहुत रुचि लेके तो आप समझिए कि एक बहुत अच्छा संकेत है। तो मैं प्रशासन को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा इतने अच्छे शुरुआत के लिए। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आपका आज पहला दौरा था बुंदेलखंड के महुआ। जी। तो क्या सीख दी बच्चों को और खास तौर पर नहीं, मैंने यही कहा बच्चों से कि भाई तुम्हारा जन्म ऐसी धरती पे हुआ है जहाँ जिस धरती ने पानी कम और पसीना और लहू ज्यादा बहाया है, तो ऐसी जिजीविसा वाले धरती पर जहाँ पत्थर से पानी निकालने का ही संघर्ष आपने देखा है, तो ऐसे बच्चे अपनी प्रतिभा से कमाल करेंगे। मैं तो यही शुभकामना दूंगा। और जिस तरह की रुचि देखी, जब मैंने प्रश्न पूछे, लड़कियां जिस तरह से आगे बढ़ चल के भाग ले रही हैं इस कार्यक्रम में, तो वो बुंदेलखंड और महोबा उत्तर प्रदेश इस देश के लिए बहुत सुखद संकेत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं शायद ही भूल पाऊं महोबा का ये पहला सूर्य महोत्सव। आज महोबा सूर्य महोत्सव के तृतीय दिन एक उद्यमी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यहाँ पर 3 प्रकार के विशिष्ट कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं, जिसमें हमारे शिल्पकार और व्यंजनकार जो है पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसमें जो बुंदेली व्यंजनों का एक कंपटीशन किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक बुंदेली व्यंजन बनाए गए हैं, जिनका जूरी आज निर्णय कर और फिर पुरस्कृत किया जाएगा आगे। इसी प्रकार से जो हमारे गौरा पत्थर के शिल्पकार हैं और जो पीतल के मूर्तिकार हैं, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत जो नक्काशी के जो है मिनिएचर्स एज वेल एज बड़े आर्ट फॉर्म्स बनाए हैं, स्कल्पचर्स बनाए हैं और उनका डिस्प्ले भी लगाया गया है यहाँ पर। और उनका भी एक कंपटीशन आपस में अलग अलग कैटेगरीज में कराया गया है, ताकि जो स्थानीय शिल्पकार हैं और व्यंजनकार हैं उनको रोजगार को आगे बढ़ावा मिले और एक उनको प्लेटफॉर्म भी मिले, एक प्रदेश लेवल पर उनको पहचान मिले। जो एक जिला एक व्यंजन की एक स्कीम चलाई जा रही है, उसमें भी यहाँ महोबा से जो महोबा के व्यंजन है उनकी एक लिस्ट बनाकर उसमें से जो सबसे ज्यादा पौष्टिक और सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यंजन है उसको अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चूज करके उसको आगे बढ़ाया जाए। तो यही प्रयास है आज के कार्यक्रम का कि जितने शिल्पकार हैं हमारे और जो हमारे व्यंजनकार हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में को बढ़ावा मिले और महोबा को एक प्लेटफॉर्म मिले प्रदेश लेवल पर और देश के लेवल पर। पुस्तक मेला का भी आयोजन हाँ जी, आज पुस्तक मेला का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और महोबा में क्योंकि पहली बार पुस्तक मेला है, तो मेरा यही सभी से अनुरोध है कि जितना उत्सुकता जो बाकी स्टॉल्स के लिए अक्सर मेलों के लिए रहती है, ये देखा जा रहा है कि पुस्तकों में बच्चे आजकल के और युवा उतनी रुचि नहीं लेते हैं। यहाँ पुस्तक मेला इसीलिए लगाया गया है ताकि बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे जो साहित्य से छूट चुके हैं, वो जाने हमारी धरोहर के बारे में और वो अपनी जड़ों से जुड़े, पुस्तकों से जुड़े। आज इसके लिए कार्यक्रम में श्री नीलोत्पाल जी को बुलाया गया था, जिन्होंने बहुत अच्छा एक स्पीच, इंस्पिरेशनल स्पीच दिया। बच्चों ने उनसे सवाल भी पूछे और कितने करियर ऑप्शंस हो सकते हैं आगे जीवन में, उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। तो यही कार्यक्रम आज का है। हरदोई में सड़क हादसे में 2 मासूम सगे भाइयों की दर्दनाक मौत, माता पिता गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, हरदोई के जनपद पिहानी थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 2 मासूम सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरब पुत्र कमरुल हसन उम्र 32 वर्षीय निवासी ग्राम बुढ़ा थाना पिहानी अपनी पत्नी नूरजहां उम्र लगभग 30 वर्षीय तथा 2 मासूम बेटी हाशिम उम्र लगभग 5 वर्षीय और साथी कासिम उम्र लगभग 3 वर्षीय के साथ मोटरसाइकिल से अपने ससुराल जा रहे थे। जैसे ही वे अपने पिहानी थाना क्षेत्र के पिपत्र ताली के पास पहुंचे हैं, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पिहानी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों मासूम भाइयों हाशिम और कासिम को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। 13 फरवरी 2026 को शाम लगभग 6:30 बजे थाना पिहानी पर यह सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ा गांव एवं धोबिया के बीच में एक सड़क दुर्घटना हुई है। सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरिफ पुत्र कमरुल हसन निवासी गांव बूढ़ा गांव थाना पिहानी उम्र लगभग 32 वर्ष, अपनी पत्नी नूरजहां उम्र लगभग 30 वर्ष एवं अपने 2 बेटे हाशिम उम्र लगभग 5 वर्ष एवं कासिम उम्र लगभग 3 वर्ष के साथ अपने गांव बूढ़ा गांव से अपनी ससुराल दिल्ली जा रहे थे।
जहां किसी अज्ञात वाहन के द्वारा इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई, जिसमें ये चारों लोग घायल हो गए थे। तत्काल घायलों को पुलिस द्वारा CHC पिहानी लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा दोनों बच्चे हाशिम एवं कासिम को मृत घोषित कर दिया गया है। शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आरिफ एवं उनकी पत्नी को उचित उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है। अज्ञात वाहन की तलाश के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। अन्य वैधानिक कार्य खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट पहाड़ी ब्लॉक स्थित ग्राम सिधौली के प्राचीन हनुमान मंदिर में चल रही 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज 8वां दिन श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाया गया। कथावाचक पंडित राम किशोर शास्त्री जी के सुरधुम और साथ ही वाणी से श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह भी दिव्य कथन का वर्णन किया गया और साथ ही पूरे वातावरण में राधे राधे और जय श्री कृष्ण की गूंज सुनाई देती रही। संयोजक विश्वनाथ राजपूत के कुशल संचालन में कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ और ग्राम वासियों द्वारा आयोजन की गई यह कथा गांव के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को एक नई ऊंचा और साथ ही ऊर्जा प्रदान करती है। कथा के दौरान पंडित राम किशोर शास्त्री जी ने बताया कि रुक्मणी विवाह केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। शाहजहांपुर की तहसील सदर में लंबे समय से लंबित पड़े दाखिल खारिज और नामांतरण के मामलों को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश फूट पड़ा। दोपहर में कई अधिवक्ता अपने मुवक्किलों के कार्य को लेकर तहसीलदार सत्येंद्र कटारिया के कार्यालय पहुंचे और साथ ही आरोप है कि जरूरी कार्य करने से मना करने पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि नाराज अधिवक्ताओं ने तहसीलदार को उनके ही कार्यालय में रोक लिया। करीब 1 घंटे तक तहसीलदार कमरे के अंदर रहे जबकि बाहर अधिवक्ता प्रदर्शन करते रहे। सूचना पर SDM सदर संजय पांडे मौके पर पहुंचे, तहसीलदार को कार्यालय से निकालकर अपने कक्ष में भेजा। इसके बाद अधिवक्ताओं का विरोध जारी रहा और सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन वार्ता के बावजूद मामला शांत नहीं हो सका। अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिकारियों की कार्यशैली से वे लंबे समय से परेशान हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तहसीलदार को हटाने की मांग की है। संहिता में कहीं भी ये प्रावधान नहीं दिया गया कि पुरानी पत्रावलियों का निस्तारण नहीं किया जा सकता। न्यायालय अपने विवेक के आधार पर और जिसमें कोई वाद विवाद ना उत्पन्न हो ऐसी पत्रावलियों का निस्तारण अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। यही बात बोलने पर तहसीलदार सत्येंद्र कटियार जी मना कर रहे हैं कि मैं अपने हाथों से इन फाइलों का निस्तारण नहीं करूंगा, आपकी जहां मर्जी हो वहां करा लें। जब तक हम लोगों की मांगों का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। विपुल वाजपेयी। आज का ये नया नहीं है, बहुत दिनों से तहसीलदार सदर के खिलाफ रोष व्याप्त हो रहा है। करने वाले काम भी नहीं कर रहे और दलालों के माध्यम से जो ना होने वाले वो हो रहे हैं। आपके सामने खड़े जरा इनका फोटो 1 मिनट ले लिया। इनसे 50,000 रुपए लिए और 4 दिन बाद ऑर्डर खारिज कर दिया इनका। इस तरीके से दलालों के माध्यम से सीधे सीधे रुपए लेना करना ऐसा जैसे दुरुस्ती का प्रकरण है, जनता का है, सबके हित का है। दुरुस्ती के प्रकरण में कहते वो पोर्टल नहीं बना है और सीधे जिसमें रुपए मिल जाते वो हो जाती है, रोज होती है। इस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। तहसीलदार सत्येंद्र कटियार द्वारा तैयार किया गया है और दलालों के माध्यम से सब उगाही करते हैं। क्या मांग है वहाँ? हमारी मांग है कि तहसीलदार सदर को यहाँ से आदर तक जाए। जो दाखिल खारिज है वो नामांतर आदेश वकीलों के नहीं हो रहे हैं, इससे वकीलों में आक्रोश प्राप्त हुआ और अधिकारी कहते हैं समय नहीं होता है हमारे पास आदेश करने का, लेकिन नामांतरण वही वो नामांतरण परवाना रजिस्टर और मिसल वन से पता चलता है कि कितने आदेश हो जाते हैं। जब बात करते हैं तो वो अधिकारी कहते हैं कि हमने नहीं किए हैं। मैंने पूछा भाई नहीं किए तो ये कहाँ से हो जाते हैं? बोले पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं। तो ये सब संत स्वभाव के अधिकारी हैं तहसील सदर में और उच्च अधिकारी भी हमारे सब संत स्वभाव के हैं। अब पता नहीं क्या हो रहा है, जनता परेशान है, अधिवक्ता परेशान है। अब इनको न्याय मिल पाएगा कि नहीं? सभी अधिवक्ताओं ने विरोध व्यक्त किया। आपको भी सूचना मिली, मैं भी आया। अधिकारी क्या मांग है यहाँ?
मांग सिर्फ इतनी है कि नामांतरण आदेश जो लंबित हैं अधिवक्ताओं के उनके होने चाहिए। नहीं हुए तो ये मांग रखी है अधिवक्ता हमारे समाज ने कि तहसीलदार जो नायब तहसीलदार से तहसीलदार हैं इनको हटा के किसी क्रियाशील अधिकारी को जो न्याय संगत तरीके के सबके आदेश करे। ये है। अधिकारियों के साथ किस बात पर सहमति बनी है आप लोगों की? बनी नहीं बनी है। अधिकारी अपने हिसाब से क्या करते हैं, वो भी संत स्वभाव के हैं सब। हम संतों के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इन अधिवक्ताओं का दुख दर्द है, इन्होंने अपनी बात रखी है। अब क्या अधिकारी करते हैं ये इनका दृष्टिकोण है। क्यों नहीं न्याय मिल रहा है, और इससे पहले भी यहाँ अधिवक्ताओं ने अपना विरोध व्यक्त किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कौन तहसीलदार है? न्याय नहीं मिल पा रहा है। कौन तहसीलदार है जिनसे समस्या हो रही है? तहसील की अव्यवस्था के बारे में तहसीलदार प्रभारी सत्येंद्र कटियार पुरानी फाइलें नहीं। तहसील सदर में चाहे कोई सत्ता हो, कोई समाज हो, जब भ्रष्टाचार फैलता है और वो अपनी चरम सीमा पार कर लेता है तो सत्ता पलट होता है कि नहीं? वही तहसील सदर में हुआ है। यहाँ भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार हो गई हैं। हमारे तहसीलदार साहब कटियार साहब वकीलों के साथ अभद्रता करते हैं, उनकी समस्या नहीं सुनते हैं, और जो अभद्रता करते हैं वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि मैं इस तहसील का बहुत ही जूनियर अधिवक्ता हूँ, और आपने देखा जो हमारे सीनियर अधिवक्ता अभी जो समस्या बता रहे थे, जरा सोचिए जब परिवार का मुखिया दुखी होगा तो परिवार का क्या होगा? परिवार का जब मुखिया दुखी होगा तो परिवार का क्या होगा? तो हमारे ये मुखिया साथी दुखी हैं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। मतलब तहसीलदार साहब हमारे मुखिया की नहीं सुन रहे हैं तो हमारा तो जाना ही वहाँ बेकार है। कोई भी तहसील सदर का कोई भी अभिलेख उठा के आप देख लीजिए, सबसे मजबूत अभिलेख जो रनिंग में होता है वो होता है मिसलबंद। आप यहाँ पे जितने भी परगने हैं आप सारा मिसलबंद ले जाइए और चेक कीजिए, तो सीरियल वाइज उसमें वहाँ दाखिल खारिज के आदेश होते हैं या कोई आदेश होते हैं, तो वो मिसलबंद ले जाके चेक के लिए हम कह तो रहे मिसलबंद ले जाइए, चेक कीजिए। आश्वासन नहीं चाहिए, हमको आश्वासन नहीं चाहिए, ना हमको आश्वासन चाहिए और ना समस्या का समाधान चाहिए। हमको चाहिए समस्या का अंत, और आज ही चाहिए। और यहाँ पर ऐसे आदेश कर देते हैं, विशेष सुविधा और विशेषाधिकार में विशेष सुविधा लेके उनको विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। मरे हुए लोगों के बयान लेकर फाइल में ऑर्डर हो जाते हैं, और हमसे कह दिया जाता है आप पैड पे लिख के दीजिए। अरे भाई पैड पे लिख के किसको दे दूं? मैं कमिश्नर, हमारे बाबूजी कह रहे थे, कमिश्नर साहब को हमने यहाँ दिया था, यहाँ पर हमारे सामने कमिश्नर साहब आए थे, हम पैड दिए, कमिश्नर साहब कभी हमको उसका जवाब तक नहीं आया यहाँ कि क्या उसमें निर्णय हुआ, क्या फैसला हुआ। अरे कम से कम कोई पीड़ित पक्ष है, यहाँ पर अधिवक्ताओं का अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अधिवक्ताओं का अपना व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये जनहित की समस्या है। और अगर अधिकारी नहीं सुन रहा है तो यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री और यहाँ की सरकार को सुनना चाहिए कि कम से कम वकील लोग पीड़ित हैं, इनको अपनी बात रख रहे हैं तो कम से कम ऊपर तक हमारी बात जाए। लेकिन हम यहाँ चिल्ला के कह रहे हैं कि कटियार साहब चोर हैं, वो कह रहे करने दो। अरे भाई क्या तमाशा बना रखा है? पूरा सरकार प्रशासन जिस दिन मिल जाएगा वो न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी। भाई साहब न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, और जिस दिन न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी ये देश गुलाम होने में देर नहीं लगेगी और जंगल राज चालू हो जाएगा। न्याय व्यवस्था जिस दिन न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ये जो न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ये संरक्षक और ये अंगरक्षक, ये कोई मतलब नहीं रहेगा इनका, और देश फिर गुलामी की ओर हो जाएगा। हम लोगों को कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, हमारा पर्सनल काम होगा। पहले बात तो हम लोगों का अधिवक्ता है, यहाँ अपना कोई न जमीन है, न जर है, न जमीन है, वो सिर्फ काश्तकार की हक की लड़ाई कौन लड़ता है? सिर्फ वकील लड़ता है। जब कोई आदमी किसी के साथ नहीं होता है तो सिर्फ वकील खड़ा होता है, पत्रकार खड़ा होता है, और जब ये दोनों लोग नहीं खड़े होते हैं उनसे जूझ जाता आदमी है कि ये वकील साहब भी हमारा कुछ नहीं कर पाए और ये पत्रकार और ये मीडिया भी कुछ नहीं कर पाई, फिर वो क्षेत्रीय गुंडे तलाशता है, बदमाश तलाशता है कि अब चलो उनके पास चलेंगे, काम होगा तब उनके पास चलेंगे। वो छोटे से केस में जज साहब को 3 साल केस चलाए, छोटे से केस में 3 साल केस चलाए, और जब मुलजिम छूटा तो मुलजिम ने क्या कहा कि जज साहब हमारी आपको दुआ है
कि आप जो है दरोगा बन जाओ। अरे बताओ, वो को पता नहीं कि कैसे दरोगा बन जाओ। तो दरोगा साहब बोले कि यार कैसी दुआ दे के जा रहे हो। अरे कि साहब थाने में दरोगा जी कह रहे थे 5 मिनट में निपटा दूंगा, 5 मिनट में, और तुम साले यहाँ 15 साल लगा दिए हैं और मेरा निपट जाता। इसलिए मैं तुमको ये दुआ दे के जा रहा हूँ कि हमारा केस 5 मिनट में निपटने वाला था, लेकिन मैं तुम्हारे इस कोर्ट पे, ये न्यायालय पे भरोसा करके तुम्हारे यहाँ आया हूँ। अब मुझे साला 3 साल लग गए, 10,000 रुपए का पेट्रोल लग गया। कहाँ साला मेरा 2,000 में निपट रहा था, मैं 2,000 में निपटा लेता। अगर तुम्हारे पर भरोसा ना होता तो मैं 2,000 में निपटा लेता, लेकिन वो 2,000 के बजाय वो रगड़ के मार डाला, है ना, और समस्या तैयार हो गई। तो यहाँ पर अगर समस्या नहीं सुनी जाएगी, अधिवक्ताओं को कमजोर समझा जाएगा, मीडिया को कमजोर समझा जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है। 2027 में 2000 ऐसा नहीं है कि मीडिया यहाँ पत्रकार साथी पैसा लेके काम कर देते, मीडिया पैसा लेके काम करते। ये 27 से पता चल जाएगा कि कैसे काम होता है और पत्रकारों की क्या ताकत है, ये पता चल जाएगा। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा ये वीडियो योगी जी तक पहुँचे और योगी जी इस पे संज्ञान लें, नहीं तो यहाँ का अधिवक्ता ये मानेगा, समझेगा कि ये सरकार और ये प्रशासन मिले हुए हैं। 27 में चुनाव है, धनुबाई करो, हमको चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव लड़ना है, पार्टी चलानी है, जनहित की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, मैं तो अपना झोला उठाऊंगा, चल दूंगा अपने गांव की तरफ, जमीन है वहाँ काम करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नहीं, जनहित की लड़ाई के लिए हम लोगों को बनाया गया है, हम लोगों को जनहित की लड़ाई के लिए बनाया गया है, लड़ूंगा। ये वही तहसील है, जब से मैं बैठता हूँ ये वही तहसील है। एक नायब तहसीलदार ने यहाँ एसडीएम साहब का घेराव करा दिया। एसडीएम साहब से कोई दिक्कत नहीं है, एसडीएम साहब से कोई दिक्कत नहीं है, और घेराव करा दिया था और एसडीएम साहब को यहाँ खामियाजा भुगतना पड़ा था। मतलब एक आदमी की गलती से वो पता चला सीनियर लपट गया। तो मैं ये मांग करता हूँ कि हमारी समस्या योगी जी तक पहुँचे और योगी जी संज्ञान लें और यहाँ तहसील सदर में मिसलवन वोटेशन यहाँ चेक हो। क्योंकि ये 10 साल से सरकार है, 10 साल से सरकार है, इससे पहले भी सरकारें थी। मैंने देखा यहाँ कभी कमिश्नर आता था, कभी सचिव आता था, कभी कोई आता था, तो सारा एकदम सब राइट टाइम है। अब ये 10 साल में हमने यहाँ पूछ लीजिए किसी से, अगर 10 साल में कोई भी निरीक्षण करने आया हो, कोई भी शासन प्रशासन कोई निरीक्षण करने आया हो, कमिश्नर साहब भी, कमिश्नर कोई भी आया हो, कभी कोई निरीक्षण करने नहीं आया, कभी खाना पूर्ति हुई और चले। मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा है। हरदोई थाना कासिमपुर क्षेत्र में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने दरोगा की सरकारी पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस के अनुसार 13 फरवरी 2026 को गश्त के दौरान गोगावा जोत के पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल संख्या यूपी 35 के 6007 खड़ी मिली है। पुलिस को देख चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। तलाशी लेने पर बाइक पर रखी बोरी से पशु मांस और तराजू बरामद हुआ है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। 14 फरवरी की सुबह पुलिस टीम आरोपी को साथ लेकर गौकशी में प्रयुक्त हथियार बरामद करने बांगन मोड़ रोड स्थित सई नदी के पास पहुंची। इस दौरान आरोपी ने अचानक उप निरीक्षक प्रदीप सिंह की सरकारी रिवॉल्वर छीन ली और पुलिस टीम पर जान की मारने की नियत से फायरिंग कर दी है, और जिसके दौरान आरोपी घायल हुआ और उप निरीक्षक को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें, आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया। छीना झपटी में उप निरीक्षक प्रदीप सिंह के भी गिरकर घायल हो गए थे। आज दिनांक 14 फरवरी को थाना कासिमपुर पुलिस टीम गोकसी की घटना में संलिप्त गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर गोकसी की घटना में प्रयुक्त औजार बरामद कर थाना स्थानीय पर आ रही थी, जहां रास्ते में अभियुक्त मूसा पुत्र रफीक निवासी ग्राम रसूलपुर आंट थाना कासिमपुर द्वारा उप निरीक्षक प्रदीप सिंह की सरकारी रिवॉल्वर छीनकर उनके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त मूसा घायल हो गया। अभियुक्त को उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कासिमपुर में पूर्व से 4 गंभीर अपराधों के अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।